बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन में बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, और वो लोग जो दावे कर रहे थे जनाब टक्कर के लोग, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। रोना धोना नहीं बंद हो रहा है, और गिरफ्तारियों का सीज़न है, और इमरान खान की गिरफ्तारी कब अमल में आने वाली है, इस पर बात करेंगे। और फिर एपीसी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब की है हुकूमत ने। वज़ीर-ए-आज़म ने 7 फरवरी को इमरान खान को भी दावत थी। इमरान खान ने जाने से कर दिया इनकार। इसके क्या सियासी असरात मुरतब होंगे पीटीआई पर और मुल्की सियासत पर? और इमरान खान साहब जो हैं ये एनआरओ मांगना शुरू हो गए हैं, बल्कि पूरी पीटीआई जो है ये एनआरओ एनआरओ कर रही है। और इमरान खान ने जो 33 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ना था, उससे हो गया दस्तबरदार, भाग गए हैं। ये क्यों भागे हैं? ये घर के भेदी ने लंका ढाई है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले शेख रशीद साहब का जिस्मानी रिमांड आज हो रहा है ख़त्म। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखें मज़ीद रिमांड की ज़रूरत है या नहीं है, माँगते हैं या नहीं माँगते हैं। बहरहाल उनके खिलाफ 2 मुकदमात जो हैं वो और दर्ज हो गए हैं, सामने आ गए हैं। एक तो कराची में दर्ज किया गया है, वो जो इन्होंने पॉली क्लिनिक के बाहर जब इनका मेडिकल करवाने गए हैं, तो वहाँ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से इन्होंने हज़यान बका था, तो उस पे वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया जनाब। जो इन्होंने गुफ्तगू की है, उससे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जान को खतरात लाहक हो गए हैं। लोगों को मुश्तिल करने की इन्होंने कोशिश की है। तो वो तो टीम पहुँच गई है वहाँ जनाब। और शेख रशीद की जो मुलाकात हुई है उनके भतीजे राशिद शफ़ीक साहब के साथ, तो वो राशिद शफ़ीक साहब ने बाहर आके ये बताया है कि शेख साहब ने कहा है कि बाहर जाके पैगाम दे दो कि जनाब वो कराची वाले, मुझे ये पता चला है कि मुझे बाय रोड लेके जाएँगे और मेरी जान को खतरा है, वहाँ पता नहीं मेरे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। तो और दूसरा जो मुकदमा है, ये मरी पुलिस ने दर्ज किया है कि जब हम इन्हें गिरफ्तार करने गए थे, तो इन्होंने मज़ाहमत की थी। 2 लोग और थे इनके साथ, असला भी था, और ये हमलावर हुए पुलिस टीम पर, और एक पुलिस वाले की शर्ट-शूट भी इन्होंने फाड़ दी वहाँ पे। अब मरी पुलिस वाले कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस को जनाब कि हमारे हैंडओवर करें। उन्होंने कहा जनाब ये तो अदालत के ज़रिए ही जो कानूनी तरीका है, उसी के मुताबिक आप इनको ले जा सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि जब तक शेख रशीद का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे अपडेट नहीं हो जाता, इनकी ज़ुबान को लगाम नहीं दे दी जाती, तो उतनी देर तक इनकी जान छूटी नहीं। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भोंपू है ना, इनको उन्होंने बंद करना ही करना है। जो वो मंजी ठोकने वाले तरखान हैं, जो एक्टिव हो गए हुए हैं, तो इनके वो चक्कर-चक्कर इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, ये चलते रहने हैं। और फिर जो इनके भतीजे हैं राशिद शफ़ीक साहब, मैंने ज़िक्र किया था कि शेख साहब थोड़े पीछे किसने नहीं आना। तो यही सवाल एक प्रोग्राम में राशिद शफ़ीक से ये पूछा गया टीवी पे, तो उन्होंने कहा जनाब इन हालात में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, और यही इमरान रियाज साहब के साथ हो रहा है। अगरचे उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो खारिज कर दिया गया है। उनके वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कुछ 2 ढाई घंटे दलाइल दिए, और दूसरी तरफ एफआईए की खातून प्रोसिक्यूटर ने सिर्फ रिमांड पेपर पढ़ा, और वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे, उनका ये कहना है कि लग ये रहा था कि शायद एफआईए इनका रिमांड, जिस्मानी रिमांड चाहती ही नहीं है। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर उनका वो खारिज हो गया। तो वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ भी ऐसा होगा, वहाँ भी जो पीटीआई के, ये पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार होके सारी बातें-शातें कर रहे हैं ना, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वो पीटीआई वाले वहाँ मौजूद नहीं थे। इनके जो साथ काम करने वाले जो लोग हैं, इनके वर्कर्स वगैरह, वो थे, और या कुछ यूट्यूबर्स से जो इज़हार-ए-यकजहती के लिए वहाँ गए हुए थे। वहाँ अदालत का माहौल भी उन्होंने ख़राब किया। उनको पता ही नहीं जनाब, अंदर ही सेल्फियाँ बन रही हैं कमरे अदालत में भी, और कमरे अदालत में तालियाँ भी बज रही हैं जनाब। अजीब-सा वो कहते हैं माहौल बना हुआ था वहाँ। और ये शेख रशीद साहब अब तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जनाब इनके भतीजे साहब जो है वो पहुँच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जनाब मैंने कब कहा था कि एफआईआर दर्ज ना हो, और मैंने कब कहा था जनाब पुलिस जो है इनको गिरफ्तार न करे। आप तो वो जो तलबी का नोटिस था पुलिस का, उसको मुअत्तल करवाने आए थे, वो मैंने मुअत्तल कर दिया था। वो जी इंप्रेशन दिया जाता है कि जनाब इसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो जज साहब ने कहा जनाब काश ऐसा होता अदालतों में, लेकिन मैंने कोई ऐसा आर्डर-शार्डर नहीं किया था। तो उन्होंने कहा चलो
उनसे पूछ लेते हैं, रिकॉर्ड शिकार्ड मंगवा लेते हैं। तो 6 फरवरी को उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो मुतलका थाना जो आपआरा है उससे तलब किया है। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब लंदन में खुश हैं। ये एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल है, जो इंटरव्यू किया काशिफ अब्बासी ने फवाद चौधरी साहब का, और जब उनके बच्चों के रिएक्शन के हवाले से उन्होंने सवाल किया तो वो फवाद चौधरी साहब जज्बाती हो गए, आपदीदा हो गए, और फिर उसमें ज़ाहिर है वो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जनाब। फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल जो आज़म स्वाति और शहबाज गिल से ज़्यादा जुर्रत का मुज़ाहरा किया। बहरहाल वो एक बाप के जज्बात हैं, उनकी हसासियत जो है तबीयत की, उसका इज़हार होता है उससे। इसकी बुनियाद पे ये नहीं कहा जा सकता जनाब वो बुज़दिल हैं। वो जब मौका आता है तो फिर दिलेरी जहाँ दिखानी पड़ती है, वहाँ दिखा भी दी जाती है, और जहाँ जज़्बात बेकाबू हो जाते हैं बंदे के, तो वो एक अलग मामला है। तो यही इसी तनाज़ुर में सवाल किया गया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से। सहाफ़ियों ने ये पूछा कि जनाब ये जब भी जाते हैं पीटीए वाले तो ये रोते हुए आते हैं, तो क्या जेल में कुछ ऐसा ही बुरा माहौल है? इस पर नवाज़ शरीफ साहब ने जो जवाब दिया वो हम आपको सुनवा रहे हैं। वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफ़ा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। ना बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ के चेहरे पे इस तरह की जो मुस्कुराहट और तमानियत जो है वो नजर आई है। वो आमतौर पे वो स्पॉट उनका चेहरा है, वो तासरात छुपा जाते हैं, लेकिन इसमें वो, यार बात तो ठीक है ना, वो जो ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये जो टक्कर के लोग हैं, ये अब शहबाज गिल साहब जट्टा दा मुंडा, उनसे एक सवाल पूछ लिया किसी साफी ने कल कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जनाब इलेक्शन, तो वो घबरा गए, और उन्होंने क्या कहा ये भी जरा देख लीजिए। तो ये शरारतबाजी ना किया करें। सवाल था एक, आजकल पकड़ दकड़ का मौसम है, तो आड़ी बारी भी आनी है मेरी जान, इन्हें कल्ला गेलने नहीं चुके जाना। मतलब ये कि ये सारे डरे हुए हैं कि जनाब अगर हम बोलेंगे तो दोबारा हम पकड़ में ना आ जाए। और नवाज शरीफ साहब की मुस्कुराहट जो है, ये तमानियत है, वो भी समझ में आती है। वो ये कि ये जो जितनी कमजोरी ये दिखा रहे हैं गिरफ्तारियों के बाद, इससे 1000 गुना ज्यादा बहादुरी जो है वो नून लीग के रहनुमाओं या कारकुनों ने दिखाई हुई है, पीपल्स पार्टी वालों ने दिखाई हुई है। ये तो नहीं रोए थे वहां जब मरियम नवाज को इनके सामने, उनके वालिद के सामने जेल में गिरफ्तार किया गया, तो वहां से तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि जो दोनों बाप बेटी एक दूसरे गले लग के रोते रहे। जब ये कुलसूम नवाज को छोड़ के बिस्तरे मर्ग पे वापस आ रहे थे दोनों बाप बेटी, तब भी वो तो नहीं रोए, सुर्दगी थी चेहरों पे, ज़ाहिर है परेशानी थी। और जब जेल में इनकी बात नहीं करवाई गई कुलसूम नवाज से, तो तब तो ये इनकी रोने की खबर नहीं आई कि जनाब ये रो पड़े, आप दीदा हो गए, या जो भी कहा। और फिर जो हनीफ अब्बासी, उनका केस जो है वो, जो उनकी जमानत का जो जजमेंट है ना, जो फैसला है, वो पढ़ने वाला है। साफ पता चलता है कि 2 नंबर तरीके से उनको एफिडेविट केस में 25 साल की कैद की सजा सुना दी गई, सिर्फ इसलिए कि शेख रशीद साहब चाहते थे ये मेरे मुकाबले में इलेक्शन न लड़े। और जो बच्चों की बात है, इनके भी तो बच्चे थे ना सबके, जो वो इंजीनियर कमर इस्लाम वाला, आपको याद होगा, जो चौधरी निसार के मद्दे मुकाबला उम्मीदवार थे, उनके भी बच्चे छोटे छोटे, उनकी बेटी थी जिसने कंपेन चलाई थी, उसका बेटा था छोटा सा, उन्होंने उनकी जगह कंपेन चलाई थी। और फिर जरदारी साहब कितनी देर जेल में रहे हैं, कमर की तकलीफ उनको जेल में हुई है, वो तो कभी रोते हुए नहीं देखे। बेनजीर को देख ले, फरियाल तारपुर को देख ले, उनके खुर्शीद शाह साहब को देख ले, राणा सनाउल्लाह उनके कमरे में वो चीनी फेंक देते थे कि चूंटियां आए वहां उनको लड़े, वो तो नहीं। ख्वाजा आसफ, वो कहते जनाब एक कंबल नीचे होता था एक ऊपर, सर्दी में ठिठर रहे होते थे। और साद रफीक, सलमान रफीक, शाहद का खान अब्बासी ने तो ये भी कह दिया था कि जब रिमांड लेने गए उनका नैब वाले, तो उन्होंने कहा जनाब जितना मांगते दे दे, मैं एतराज नहीं करता। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये कौन इनमें से रोता हुआ पाया गया था? और फिर जो दानियाल अजीज और तलाल चौधरी हैं, जब इन हाल हाशमी को सजा हो जाती है तो इन्हें अदालत में इनको नोटिस होते हैं, तो इन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी थी। इन्होंने कहा ठीक है जनाब, दें जो सजा देनी है। उन्होंने केस अपना लड़ा ज़रूर था, लेकिन वो माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी थी। वो फवाद हसन, फवाद अहद चीमा, उनके बच्चे नहीं थे। कैद का मतलब यही होता है ना कि सारी आसाइशों से, आज़ादियों से
दूर, बच्चों से दूर, फैमिली से दूर। तो यही आज़माइश होती है ना एक सियासतदान की। ये कहते हैं जनाब इंतकामी कार्रवाई, वो कहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। और जो अदालती फैसले आए हैं अब तक, उनसे तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब या उनका जो टोला था, वो अंधाधुंध, बगैर किसी कानून को मलहूज़ खातर रखे हुए, उनकी एक ही ख़्वाहिश थी कि अंदर कर दो। जैसे मौजूदा डीजीआईएस ने कहा कि जनाब इनका तो मतम नज़र ही ये था, इनका तो सबसे बड़ा मसला ही अपोज़िशन था और ये चाहते थे कि अपोज़िशन अंदर चली जाए। और ये इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ना, ये जो भी हो रहा है सारा कुछ, ये टेस्टर लगाए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि किस पे क्या रिएक्शन होगा। देखें ना शेख रशीद, वो तो कोई रिएक्शन नहीं, और इमरान रियाज वाला भी मामला जो है वो एक तरह से निमट गया है। और कोई 11 कहते हैं कि मुख्तलिफ केस हैं नैब के जो पास जाने वाले हैं इमरान खान के, सारी तहकीकात वगैरह मुकम्मल हो गई है। और फिर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी, ये बच नहीं सकेंगे इमरान खान गिरफ्तारी से, जल्द या देर ये गिरफ्तारी इनकी होनी है। ये जो मैं 11 मुकदमात की बात कर रहा हूँ ना, नैब वाले जो हैं, ये उनके अलावा हैं जो फौजदारी मुकदमात दर्ज है ना, उनके अलावा हैं। और एक और खबर मैं दे दूं कि जो मुनिस इलाही साहब हैं, उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट जो होना है, वो तैयारियां मुकम्मल है। उनके खिलाफ तो बड़े केस बन गए हुए हैं। अभी और भी जो मवाद है बहुत सारा पड़ा हुआ है, वो वापस आने की देर है, तो उनकी जान नहीं छूटनी। जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले इंजीनियर है ना, या मुंजी ठोकने वाले तरखान, उनकी ये ख्वाहिश होगी किसी जगह पे, अब पता नहीं होगी या है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए उसके लिए, कि खान साहब को कम से कम एक मौका कौमी सियासी दायरे में आने के लिए, वापस आने के लिए, अपने पुराने इक़दामात से रुजू करने के लिए, दस्तबरदार होने के लिए एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। और वो मौका उनको दिया गया, एपीसी में उनको मदऊ किया गया, और खान साहब ने अपनी हठधर्मी और ज़िद के ज़रिए वो मौका गँवा दिया। अभी भी मौका है उनके पास, 7 फरवरी में अभी दिन बाकी हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना जनाब? असद उमर साहब कह रहे जी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई आप चले जाएँ, इमरान खान साहब चले जाएँ। अच्छा, ये इमरान खान साहब कहते हैं मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊँगा, और इलेक्शन के लिए आपको याद होगा एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि इलेक्शन के तरीक़ाकार के लिए अगर ये बात करना चाहते हैं तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो कौमी मसला है, जो अमन-ए-आमा का मसला बना हुआ है, मुल्क की सालमियत का मसला बना हुआ है, मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम का मसला बना हुआ है, उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ़ अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए ये मुज़ाकरात के लिए तैयार थे कि जनाब किसी तरीके से कोई ऐसा मामला हो जाए कि इलेक्शन कमीशन में तब्दील हो जाए, कोई मुज़ाकरात, मुज़ूकरात हो जाए। लेकिन इनका जो प्रेशर पुरेशर जो भी था ना, जो इन्होंने एक गुब्बारा भरा हुआ था हवा से, वो हवा वो हो गई है, निकल गई है। अब ये एनआरओ मांगने पे आ गए हैं ये वाले। असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब देखें, एक तरफ हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है, मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हमें मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मुज़ाकरा, ये इसको, इसी को एनआरओ कहते हैं। जो इमरान खान कहता था ना एनआरओ ने मुझसे एनआरओ मांगते, ये तो खुल्लम खुल्ला जनाब हमारे खिलाफ मुकदमात खत्म करें, या जो पकड़ दकड़ हो रही है इसको छोड़ें, जो मुकदमा दर्ज है कानून के मुताबिक उनको भी हमारे खिलाफ जो है वो ख़त्म करें। तो फिर हम, अगर ये मुकदमा दर्ज ना हो रहे हो तो फिर आपने चला जाना था। इसका मतलब जो ये कह रहे हैं, इनके दिल में ये है बात। और दूसरा, फिर जो इनके वो जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 417 अरब रुपए इनको दिए गए, तो वो कहाँ हैं? तो शौकत यूसुफजई साहब जो फरमा रहे हैं कि एक तरफ हमें दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमसे 417 अरब का हिसाब मांग रहे हैं। भाई वो एक अलग मामला है। इसका मतलब ये है कि वो भी एनआरओ मांग रहे हैं। जितने भी इनके लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत, उनकी गुफ्तगू से यही लगता है कि ये कहते हैं जनाब किसी तरीके से हमारे खिलाफ जो है वो हाथ ढीला करें, जो हमारे खिलाफ सही कानूनी मामलात भी हैं उन पे भी हाथ ना डालें, कानून को खामोश करवा दें, और हमें एनआरओ का मतलब ही यही है ना कि जो मुरवजा कवानीन है उनसे हट के राय दी जाती है उसमें, तो ये एनआरओ मांग रहे हैं ये पीटीआई वाले। ये मैं बहुत मर्तबा कह चुका हूं, ये इमरान खान ने जो भी कहा हुआ है ना वो उनके सामने आना है। पहले कहते एनआरओ नहीं दूंगा, अब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि
एनआरओ लूंगा, एनआरओ लूंगा, एनआरओ दो। ये एक जबरदस्त मौका था इमरान खान के लिए कि उनके साथ जाके बैठ जाते। अवाम में भी जो एक तासर है कि इमरान खान जनाब जो है ये मेंटल केस है, ये हठ धर्म है, ये जिद्दी है, इसको मुल्की मफाद की बजाय ज़ाती मफाद अजीज है, वो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता शायद अगर ये चले जाते। बहरहाल इनके जो मशीर हैं उनकी मर्जी। और दूसरा ये अदालतों पे बड़ा इन्हिसार कर रहे थे, और अदालतों से मैंने ये अर्ज किया था कि तांगे जेड़े ने खाली कचहरियों आने ने, और इन्होंने वो किया हुआ कि पंजाब में जनाब इलेक्शन शेड्यूल नहीं हो रहा, और मिस्टर जस्टिस जो जवाद हसन है वो केस की समाअत करें। उन्होंने कहा भी जनाब इलेक्शन कमीशन को जनाब कोई बता दें कब तक हो सकते हैं, वो कहते इलेक्शन हो जाएंगे। तो क्या ये इलेक्शन की तारीख जो है ये मुकर्रर कर सकती है हाई कोर्ट? मुझे इसमें थोड़ा-सा डाउट है, और मेरा ख़्याल है कुछ कानूनी रुकावटें होंगी। और मैंने ज़िक्र भी किया हुआ है वो शेख रशीद वाला जो केस था, जो ये पंजाब हुकूमत ने वो इलेक्शन कर दे रही थी, साकम निसार वाला जो कल मैंने ज़िक्र किया था। तो उसकी रोशनी में तो फिर ये पंजाब हुकूमत या केपी की हुकूमत जो है उसकी किस मशावरत के साथ ही कोई तारीख मुकर्रर होनी है। बहरहाल वो अगर जज साहब ने भी ये भी कहा है कि जब लार्जर बेंच बना देते हैं अगर आपके ज़हन में कोई अहम सवालात हैं, तो मे बी इलेक्शन कमीशन जो है या गवर्नर जो कह दें ठीक है जनाब लार्जर बेंच बना दें। अगर सिंगल भी करता है फिर इंट्रा कोर्ट अपील हो जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। बहरहाल ये अदालत के हल करने का मामला उस तरह नहीं है जैसे वो समझा जा रहा है पीटीआई की तरफ। और वैसे भी ना ये जो इनकी हल्की-फुल्की माड़ी-मोटी कितियों ना कितियों कोई इन्हां ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ फैज़ अता करने वाली ताकतें हैं ऐसी, उत्थे भी कुछ बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो आने वाली हैं। वो कोई 32 के करीब अफ़सर जो हैं वो इधर-उधर हो जाने हैं, शायद कोई उससे आगे इससे बड़ा इक़दाम भी हो जाए। और दूसरा इमरान खान साहब जो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। पहले ये वो राजनपुर वाले हल्के थे, जामपुर वाला जो है 193 एनए, कल वहाँ से भागे थे, कागज़ात वापस लिए थे। अब ये भागे हैं जनाब जो इन्होंने ऐलान किया था कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिन पे इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे 33 सीटों पे 33, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा अकेला ही। तो अब वहाँ से ये भाग गए। इन्होंने कहा जनाब उनको हदायत कर दी है जो इनके पुराने जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे एमएनएज़ ने कि जनाब तुसी इधर ज़रा इलेक्शन लड़ो और कागज़ात जमा करवाओ। 6 फरवरी से 8 फरवरी तक कागज़ात जमा होने, तो वहाँ से ये गए हैं भाग। और वो कल इसमें मैंने तफ़सील से बात की थी, मैंने कहा भी था कल कि ये इन हलकों से भी भागेंगे, और वो भाग गए। वजह यही है कागज़ात जमा करवाएँगे, एतराज़ात आएँगे, तहरीयान वाला केस आएगा, तोशाखाना वाला केस आएगा, फॉरेन फंडिंग वाला केस आएगा, ये नाअहली का मामला फिर अदालतों में जाएगा, और तहरीयान वाले केस से ये बच नहीं सकते। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ इनकी वकीला की टीम का भी यही ख्याल है। इन्होंने अपने हमसाये में एक बड़े वकील को फ़ाइल भेजी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि जनाब मुश्किल है। अब ये तहरीयान वाला जो बात कर रहा हूँ ना मैं, तहरीयान वाली, ये करेंगे क्या उसमें? अगर अब तस्लीम करते हैं उनको बेटी, तो फिर पुराने एफिडेविट्स पहले झूठ बोलते हैं, पहले कुछ पाते रहे हैं। और अगर नहीं मानते तो फिर वो एफिडेविट का क्या बनेगा जो लाहौर से टेस्ट होके अमेरिकी अदालत में गया हुआ है, उससे कैसे मुकर सकते हैं? अगर मुकरते हैं तो उसके कुछ और नताइज भी निकलेंगे। और फिर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो अगर फ़र्ज़ करें टेक्निकल बुनियादों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख़्वास्त नाक़ाबिल समाअत करार दे दी जाती है, वो तहरीयान वाले केस में, तो भाई फिर इनकी सदारत वाले जो मामला है, इनकी जो सरबराही, पार्टी की सरबराही जो है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीयान वाले केस की बुनियाद पे वहाँ ले जाएँ इलेक्शन कमीशन के पास, ये नवाज शरीफ वाले केस को बुनियाद बना के कि जनाब ये तो मेंबर असेंबली बन ही नहीं सकता, पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए नहल है, तो ये इनकी जो इसका भी फैसला कर दें कि फिर सदर कैसे रह सकते हैं। तहरीयान वाले मामले को लेके वहाँ पे ये जा सकते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ घर का बेदी लंका डाहे, तो ये वो इनके ज़ाहिर है वो बहनोई और इनके कज़न हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ये फरमा रहे थे कि जब शेर अफ़गन ये 2002 के इलेक्शन की बात है,
तो शेर अफगन ने भी इन पे यही टेरियन वाला इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने नाम नहीं लिया टेरियन, उन्होंने यही इल्ज़ाम कहा। तो फिर वो हामिद खान के वकील थे, तो इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था कौमी असम्बली से। एक ही सीट जीते थे इमरान खान, और सौदेबाजी कर रहे थे पता नहीं 100 से ज़्यादा सीटों की मुशर्रफ के साथ। तो फिर वहाँ वो टेक्निकल, वो कहते हैं मैंने कहा था इसको एक दफ़ा मेरिट्स पे फैसला होने दें, ख़त्म करें जब। लेकिन हामिद खान साहब, अब यहाँ मेरी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है कि हामिद खान साहब घबरा गए थे कि जनाब इस केस से जान नहीं छूटनी, टेक्निकल ग्राउंड्स में नॉकआउट करते हैं उनको। तो उन्होंने यही जो आप ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहे हैं जनाब ये तो रुकनी असम्बली है ही नहीं, तो किस ओहदे से आपने इनको नाअहल करना है, वो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इनकी जो पार्टी की सरबराही के लिए नाअहली, ये भी अब माँगी जाएगी, मेरा ख़्याल है। तो हामिद खान साहब ने उस वक़्त भी ये मेरिट्स की बजाय टेक्निकल बुनियादों पे, और फिर वो उन्होंने कहा कि जो इनके खिलाफ ये टेरियन वाला केस था, तो जब जो चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जमात ने इन पे एतराज़ किया, तो वो कहते हैं मुझे पता है वो कैसे ख़त्म करवाए गए थे। उस वक़्त भाई ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उस वक़्त जो डीजीसी थे आईएसआई के, ये हमारे फैज़ हमीद साहब, वो तो खुल्लम-खुल्ला अदलिया के साथ भी मामला तय थे, सारा कुछ तय था। और फिर उनको जो मैंने कल भी ज़िक्र किया, वो जो उनकी पार्टी थी इफ्तिखार अहमद चौधरी की, जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जनरल सेक्रेटरी थे वो अब्दुल वहाब बलोच साहब, वो पीटीआई में शामिल हो गए थे जाके। तो इस तरह अब ये जो मुझे ये लग रहा है खान साहब बोले, वो जो है उनका फैज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का तो ये भी तज्ज़िया है कि ये जनरल इलेक्शन से भी भाग जाएँगे। जनरल इलेक्शन में भी ये इमरान खान साहब उम्मीदवार नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब जो मर्ज़ी कहते रहें कि जनाब वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे 33 बंदे जो हैं वो पहुँच जाएँ पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, ताकि हम अपनी मर्ज़ी का वो मुकर्रर करवा लें ये अपोज़िशन लीडर, तो ये तो मिल के सारा कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी बननी है, जो मर्ज़ी कहते हैं। ये कल मैंने अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि जो मंजी ठोकने वाले तरखान हैं, उनकी कुछ और ज़ाहिरा मंशा होगी, और ये मंजी ठोकने वाले तरखान यार ये भी तो हो सकते हैं ना पीडीएम वाले, कि ये इन सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाए, और जो 2/3 चाहिए अरकान टोटल 228 उससे कुछ कम है कौमी असम्बली के आइन में तरमीम के लिए, तो वो तादाद पूरी कर ली जाए। अब इसके चांसेस बढ़ गए खान के भागने से। ये कैसी अजीब बात है कि ये लोग जो हैं ये उन ओहदों पे दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं जो इस्तीफे देके उन्होंने खुद ही खाली किए हुए हैं, यानी अपनी सीटें खाली करके अब दोबारा असेंबली में आने के लिए ये तगदो कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने बहुत सारी सीटें जो हैं, मुझे ये लग रहा है जो प्लान है, जो कल जिसका मैंने जिक्र किया था, तो इनकी बहुत सारी सीटें इनके हाथ से निकल जानी है, और उन्होंने अपने बंदे पूरे कर लेने हैं आइन में तरमीम के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा, बाकी भी सीटें खाली पड़ी हुई है ना। तो खान साहब के हाथ कुछ नहीं आना। खान साहब के जो वो अजीज़ हैं, कज़न हैं फैज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, वो ज़ाहिर है इनको हमसे ज़्यादा समझते हैं। बचपन से लेके अब तक, चंद साल पहले कोई इख्तिलाफ़ात हुए ना, 2018 तक आप कह लें, ये साथ रहे हैं। तो वो इनकी फितरत को भी ज़्यादा जानते हैं, इनकी खूबियों और ख़ामियों को भी ज़्यादा जानते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में ये नहीं जाएगा इमरान खान, जनरल इलेक्शन में भी ये बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा, तो फिर इसको थोड़ा-सा वज़न देना चाहिए। और मैं भी ये कह चुका हूँ, पेशगोई कर चुका हूँ, तज्ज़िया पेश कर चुका हूँ कि 2023 के या जो आइंदा जो भी जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें मुझे इमरान अहमद खान नियाज़ी नाम का उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। अगर आप मुझे मुसलसल सुनते हैं तसलसल के साथ, तो आपको याद होगा ये मैं एक से ज़्यादा मरतबा ये बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई हतमी चीज़ नहीं होती सियासत में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, उसकी रोशनी में ये मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि आइंदा जनरल इलेक्शन जब भी होगा, उसमें इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, ये बतौर उम्मीदवार मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।